हेअर ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर केस कधी यायला सुरुवात होते? Hair growth minimum takes 4 months. हेअर ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर त्यांच्या सेक्शुअल लाईफवर परिणाम होतोय, तर हे खरं आहे का? Correct. This is a very common, genuine doubt among a lot of especially male patients who come to us. रोहित शर्माची एक व्हायरल रील बघितली की तो खिडकीच्या बाहेर डोकवतोय आणि त्याच्या डोक्याच्या मधोमध टकलं दिसतंय, टक्कल पडलेलं, त्याची केस नाहीये तिथे. आणि IPL मध्ये मी जेव्हा त्याला खेळताना बघितलं तर त्याचे पूर्ण केस म्हणजे घनदाट केस होते त्याच्या डोक्यावर. तर त्याला नेमकं काय म्हणायचं? करेक्ट. इट्स अ व्हेरी क्युरियस क्वेश्चन मैं बोलूंगी. हेअर ट्रान्सप्लांट जी प्रोसिजर आहे तर ही फक्त सेलिब्रिटीसाठी बनलेली आहे, कारण त्याला खूप पैसे लागतात. इंडिया एज अ कंट्री, भारत एक बहुत फाइनेंशियली सेंसिटिव मार्केट है. हेअर ट्रान्सप्लांट साठी पण काही क्रायटेरिया असतो का, म्हणजे फिटनेसचा? अभी हेयर ट्रांसप्लांट इज डेफिनेटली वी टर्म इट एज अ सर्जिकल प्रोसीजर. पण बऱ्याच लोकांच्या मनामध्ये त्याबद्दल भीती असते की हेअर ट्रान्सप्लांट मुळे डेथ होऊ शकते. फर्स्ट यू टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स कि हाँ ये मेरे साथ बहुत टाइम से हो रहा है, जेनेटिक्स है, हिस्ट्री है, फैमिली में है, यू नीड टू रीच आउट, कंसल्ट द करेक्ट पर्सन क्लोजेस्ट टू यू. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, काहीतरी वेगळ्याच्या या नवीन चर्चासत्रात मी मयुरी पाटील तुमचं मनापासून स्वागत करते. आपण मूवीज बघितले तर कोणते बाला, उजडा चमन, तर यामध्ये आपण असं बघतो की तरुण वयातच मुलं टकलेपणाला सामोरी जातात किंवा त्यांचे खूप हेअरफॉल होतं ज्यामुळे त्यांचं टक्कल पडतं. पण मूवीज आहे तर मूवीज मध्ये आपल्याला असं दाखवलं जातं की त्या सिच्युएशन सोबत आपण कसं जगायचं. पण त्या सिच्युएशन सोबत जर आपल्याला जगायचं नसेल तर मग काय? तर या केस गळतीवर, येणाऱ्या टकलेपणावर सुद्धा ट्रीटमेंट अवेलेबल आहेत. तर आजचा आपल्या चर्चेचा विषय आहे केस गळती, ज्यामुळे आपल्याला टकलेपण, ज्याला बॉल्डनेस म्हणतो, तर त्यापासून आपण कसं वाचू शकतो, त्यावर काही ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आहेत का नाही. तर या सर्व विषयांवर आज आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी आहेत डॉक्टर प्रियदर्शनी बॅनर्जी. तर स्वागत आहे मॅम तुमचं आजच्या चर्चासत्रामध्ये. थँक्यू. केस गळती आपण कधी त्याला नाही का सिरियस म्हणू शकतो की आता आपलं एकदम सिरियसली आपले केस हेअरफॉल होत आहे किंवा केस गळतायत आपले, तर केव्हा आपण त्याला असं म्हणू शकतो? करेक्ट. फर्स्टली धन्यवाद आप सबको फॉर टेकिंग अप दिस टॉपिक, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ हेयर इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल, यानी हेयर आने के या जाने के बहुत सारे कारण होते हैं. आपने जैसे बोला हेयर लॉस एक बहुत ही गंभीर विषय है अमंग अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स. हम बोलते हैं टीनेजर्स, यंगस्टर्स, prime age यानी mid-30s, mid-40s and so on. Usually up to 100 strands of hair, यानी 100 बालों, 100 बालों के जो स्ट्रैंड होते हैं, जो हम बोलते हैं जड़ों से टिप तक, वो गिरना हम नॉर्मल मानते हैं. ओके. कभी कभार आप देखोगे किसी के लिए वो नॉर्मल 20 होता है, किसी के लिए 40, किसी के लिए 60, किसी के लिए शायद 80. इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस. जब उनका हमेशा नॉर्मल सी से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है, यानी नॉर्मल से ज्यादा गिरता है, जिनका नॉर्मल 20 है उनका 40 हो रहा है, उनके हिसाब से वो हेयरफॉल हुआ. यही है कि व्हेन टू टेक अ स्टेप, घबराना कब चाहिए. यूजुअली एज आई सेड, मोर देन नॉर्मल हमेशा से वो आदमी का या औरत की एक पैटर्न रही है ऑफ हेयर लॉस और हेयर फॉल. When it's usually more than normal, that is when you can press the panic button. कभी कभी ऐसा होता है बाल थोड़े पतले हो जाते हैं, which is called as hair thinning. या फिर scalp show, यानी इतने कम हो गए कि आपको for example नहा के आए, the hair is wet and skin दिख रहा है, बालों का scalp, सिर का scalp दिख रहा है. That is when it means that you should press the panic button and you should take the proper treatment for it. केस गळती कशामुळे होऊ शकते, म्हणजे त्यात काही जेनेटिक फॅक्टर्स इन्व्हॉल्व असतात का, काही न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स आहेत का? As I said कि हेयर इज मल्टी फैक्टोरियल. हेयर आने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जाने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. वन ऑफ द मेन फैक्टर्स विच यू पॉइंटेड आउट, जैसे आपने बताया, जेनेटिक्स. हम हमेशा बोलते हैं कि पूरी मेडिकल साइंस जेनेटिक के सामने हार जाती है, बिकॉज जेनेटिक्स और जीन का जो रोल होता है, हेरिडिटरी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज मैसिव व्हेन इट कम्स टू द हेयर. स्पेशली अभी इसमें मैं दो अंतर में डिवाइड करूंगी. देयर विल बी अ मेल
पैटर्न बॉल्डनेस यानी जो पुरुषों में देखा जाता है, और एक फीमेल हेयर लॉस जिसको हम बोलते हैं। मेल पैटर्न यानी जो हम मेल्स में या पुरुषों में देखते हैं, इट यूजुअली फॉलोज समथिंग कॉल्ड एज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेन इज अ मेल हार्मोन, एलोपेशिया इज हेयर लॉस। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मेल पैटर्न बॉल्डनेस टिपिकली हम पुरुषों में देखते हैं। उसमें एक पैटर्न रहता है, यानी उनका जो हेयर लाइन है, आपको डिस्क्रिप्शंस या पिक्चर्स के थ्रू भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हेयर लाइन पीछे जाता है, बाल जो है झड़ने लगते हैं, अधिक झड़ने लगते हैं, उनके लिए नॉर्मल सी से ज्यादा पतले होना, हेयर के जो स्ट्रैंड्स है पर इंडिविजुअल स्ट्रैंड का पतला होना, जिसको हम हेयर थिनिंग बोलते हैं, ये भी समझ में आता है। स्कैल्प शो जैसे मैंने बताया वो भी एक कारण है। टेम्पोरल रिसेशन, आप यूजुअली मेल्स में देखेंगे देयर आर 2 वी शेप ट्रायंगल्स, यानी बाल इस साइड से थोड़े अंदर जाते हैं, सो द हेयर लाइन बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। उनको ऐसा लगता है मैं जिस साइड हेयर पार्टीशन कर रहा हूँ वहां पे तो एक वी ट्रायंगल हो रहा है और बाल और पीछे जा रहे हैं। एक और स्टेज आता है जहां पे क्राउन एरिया यानी सेंटर ऑफ द हेड, जो आप पोर्शन देखते हो टॉप व्यू से, वहां पे एक सर्कुलर पैटर्न में हेयर लॉस आता है। दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस। इसके काफी स्टेजेस और ग्रेडिंग होती है। फीमेल्स के लिए, बिकॉज अगेन दे डू नॉट हैव सर्टेन हार्मोन रिसेप्टर्स, उनके लिए द पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस इज वेरी डिफरेंट। उनको आप कभी नहीं देखेंगे कि उनको हेयर लाइन रिसेशन या ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जैसे मेल्स को है, उनके में एक अलग पैटर्न फॉलो होता है। ओके, जसं की बऱ्याच लोकांच्या मनामध्ये, आता याच्यावर एक उपाय आपल्याला माहिती की हेअर ट्रान्सप्लांट, पण बऱ्याच लोकांच्या मनामध्ये त्याबद्दल भीती असते की हेअर ट्रान्सप्लांटमुळे डेथ होऊ शकते किंवा सेक्शुअल लाईफ कुठेतरी त्यांची अफेक्ट होईल, यावर काही नॉन सर्जिकल पण ट्रीटमेंट अवेलेबल आहेत का, म्हणजे डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट कडे न जाता? राइट, वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। जैसे हम हमेशा, वैसे मैंने बोला कि स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग यानी स्टेजेस होते हैं ऑफ हेयर लॉस, वैसे ही हमारे ग्रेडिंग भी है ऑफ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे आपने बहुत सही बोला, मैं अगर स्टेप 1 to स्टेप 10 बताऊं, मैं स्टेप 10 बताऊंगी हेयर ट्रांसप्लांट। स्टेप 1 हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले आके प्रॉब्लम के लिए एक कंसल्टेशन सीख करना, यानी रीच आउट टू योर डॉक्टर, दैट इज द स्टेप 1। फर्स्ट यू टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स कि हाँ ये मेरे साथ बहुत टाइम से हो रहा है, जेनेटिक्स है, हिस्ट्री है, फैमिली में है, यू नीड टू रीच आउट, कंसल्ट द करेक्ट पर्सन क्लोजेस्ट टू यू। कंसल्टेशन के बाद योर डॉक्टर विल गाइड यू एज टू व्हाट आर द स्टेप्स विच आर पॉसिबल। अभी कंजर्वेटिव फर्स्ट चीज हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो है उसको बचाया जाए, ठीक है? तो जब हम जो चीज है, जितने बाल है, सोचिए there are millions of follicles, उसमें whatever is there we need to improve the quality of the hair, texture improve करना है, growth लाना है। आप देखोगे आजकल PRP, GFC, इंटरनल मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे आपको सही मात्रा में लेने की बहुत जरूरत है। काफी हेयर स्प्रे भी है जो मेडिकेटेड है, जो हम देते हैं, काफी टैबलेट्स भी है जो हम स्टार्ट करते हैं। बट एज यू सेड, ऑल इन ऑल everything has to be in consultation with your doctor, आपको उनके अनुसार ही जाना चाहिए। साइड इफेक्ट्स तब आते हैं when we do anything in excess, okay? तो हमें वो ध्यान रखते हुए आपको एक डिस्कशन करना है आपके डॉक्टर से, एंड उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद ये सब आपको करना है इन अ साइक्लिकल मैनर, यानी मैंने बताया कि हेयर टेक्स 4 months टू ग्रो। अभी साइकिल इतना लंबा है, सो यू हैव टू बी पेशेंट, आपको ट्रीटमेंट भी लंबा चलेगा। कीप टेकिंग इट ऑल इन अ साइक्लिकल मैनर। आपका 4 महीने 6 महीने हुआ, यू आर स्टिल नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, देयर स्टिल एम्पल अमाउंट ऑफ हेयर लॉस, यू देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज द हेयर ट्रांसप्लांट। बट फर्स्ट लेट अस ट्राई टू प्रिजर्व व्हाट वी हैड, यानी हमें वो बचाने की कोशिश करनी चाहिए विच इज ऑलरेडी एक्झिस्टिंग। हेअर ट्रान्सप्लांट साठी पण काही क्रायटेरिया असतो का, म्हणजे फिटनेसचा, की कोणत्या व्यक्तीवर आपण ते ट्रान्सप्लांट करू शकतो? ज्यांना शुगर, बीपी असे काही वेगवेगळे आजार आहेत तर त्यांच्यावर पण आपण करू शकतो, की नॉर्मल जे वेल फिट आहेत त्यांच्यावरच करू शकतो? अभी हेयर ट्रांसप्लांट इज डेफिनेटली वी टर्म इट एज अ सर्जिकल प्रोसीजर, यानी वो हम तब करते हैं जब बाकी सारे उपाय टू कंजर्व हो गए हैं, लेकिन अभी हमें रिप्लेस करना है। अभी जो झड़ गए उसका क्या करें? नाउ वी वांट टू रिप्लेस इट।
काफी अलग एग्जाम्पल्स, अलग सिनेरियोज में आपको बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 24 साल का लड़का आता है एंड ही सेज कि मैम मेरे काफी बाल झड़ गए। आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज अरे एज बहुत कम है, लेट्स ट्राई टू प्रिजर्व इट, ठीक है। उनको ऐसे कंडीशंस है, नहीं पापा के भी झरे है, दादाजी की सेम हिस्ट्री है, मम्मी फादर नाना की भी सेम हिस्ट्री है। आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस काफी पेशेंट्स होते हैं कि अभी हमें भरे हुए बाल चाहिए, वी वांट अ हेड फुल ऑफ हेयर। ऐसे केसेस में हम कर सकते हैं। से मिड 40s में कोई आता है, बोलता है अरे पापा को तो ये मेरे 60 साल में हुआ है, मुझे अभी क्यों हो रहा है, पापा को ही इज नियरिंग 70 एंड अब तब हुआ है, अब मुझे देखने आ रहा है। लाइफस्टाइल कंडीशंस also matter, ma'am. Environmental conditions matter. उस एज पे we have to do a transplant. Now, say a 24 and a 40-year-old will have different medical conditions. यानी जो उनके बेसिक BP, शुगर, बाकी हम ब्लड टेस्ट करते हैं। Every individual, कोई भी पेशेंट हो, एक सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट जो हम करते हैं। BP, डायबिटीज इफ कंट्रोल्ड टोटली सेफ मैम, ऐसे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ऐसे कोई मनाही नहीं है कि हम उन पे नहीं कर सकते। Okay. बट येस वी डू रन आवर टेस्ट। जैसे कोई भी प्रोसीजर से पहले आप एक आई टेस्ट करवाने जाओ या फिर चाहे दांत ही निकालने जाओ, जैसे हमारे रूटीन टेस्ट होते हैं वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट से पहले भी हम रूटीन टेस्ट करते हैं फॉर सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। हेअर ट्रान्सप्लांटची जी प्रोसिजर आहे तर ती कशा प्रकारे केली जाते? डेफिनेटली पेशेंट को भूल देते हैं, विच इज कॉल्ड एज लोकल एनेस्थीसिया। पेशेंट को पूरे भूल या जनरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती है। ये डे केयर प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, पेशेंट सुबह आता है एंड दैट गोज बैक द सेम डे प्रोसीजर करवा के। यस, प्रोसीजर में टाइम जरूर लगता है जिसमें हम ब्रेक्स लेते हैं एट शॉर्ट इंटरवल्स। इसमें हम टेक्निक्स जो है अलग अलग टेक्निक्स फॉलो करते हैं। द मोस्ट एडवांस एंड द technique which is followed commonly is called as FUE or follicular unit extraction method, जो हम भी फॉलो करते हैं। उसमें पहले स्टेज पे होता है हेयर फॉलिकल हार्वेस्टिंग, यानी आप आपके डोनर साइड इज यूजुअली द बैक ऑफ द स्कैल्प, यानी सिर के पीछे वाला हिस्सा, वहां पे मार्किंग होती है, वहां से हम फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद आता है फेज 2, जिसमें कौन सा आपका रेसिपिएंट साइट है, यानी आपको कहाँ पे हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट करने हैं उसकी मार्किंग होती है, उस पे स्लॉट प्रिपरेशन होता है एंड उसी के बाद उस एरिया पे ग्राफ्टिंग होती है। सो इट्स अ डिटेल्ड स्टेप। मैं ये नहीं बोलूंगी, पेशेंट्स ऑफन पूछते हैं मैम दर्द कितना होता है, पर मैं ये नहीं बोलूंगी इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, पेशेंट सो जाते हैं, लेकिन यस इट इज टाइम कंज्यूमिंग। पेशेंट्स की बात है, टाइम लगता है टू डू ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ प्रोसीजर्स। ओके. आणि मी हे पण ऐकलंय बऱ्याच वेळा की जे हेअर ट्रान्सप्लांट नंतर केस येतात तर त्याला खूप खर्च लागतात, म्हणजे मेंटेन करण्यासाठी, की त्याला एक्सपेन्सिव्ह शॅम्पूच लावावं लागतात तुम्हाला, किंवा त्याला मेंटेन करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्रीम्स येतात तर तेच लावावं लागतं, तर असं काही आहे का? फर्स्ट थिंग्स मैं बताऊंगी मैम, ये अच्छा पॉइंट निकाला आपने। द ट्रांसप्लांटेड हेयर, जो हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है एंड द इम्प्लांटेड हेयर कैन नेवर फॉल। ओके. यानी मेंटेनेंस तो है मैम। क्यों मेंटेनेंस है? आपके नेचुरल हेयर को भी मेंटेनेंस है, इम्प्लांटेड हेयर को भी मेंटेनेंस है, वो सेम है। उसमें मैं डिफरेंट शैम्पू ऐसे कुछ बताऊंगी नहीं, बट हाँ जैसे आपके नेचुरल हेयर को पीआरपी की आवश्यकता है वैसे इसको भी है। द वे यू माइट नीड हेयर स्प्रे, हेयर ग्रोथ स्प्रे सर्टेन कॉम्पोजिशन का, वो लग सकता है। आपको इंटरनल मल्टीविटामिन्स लग सकते हैं, वो इन जनरल जैसे आपको था वैसे ही है। ओके. इतना ही है मैम। केयर क्यों करना है, जैसे हम बोलते हैं ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो इसीलिए है क्योंकि आगे जाके आपने अगर अब 30 साल के हो, आप अभी ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, आप देखोगे 35, 38, 40 तक आपके नेचुरल जो बाल है वो तो झड़ सकते हैं, करेक्ट, वापस हेयर थिनिंग हो सकता है। इसीलिए मेंटेनेंस इज वेरी वेरी क्रूशियल। बऱ्याच लोकांच्या मनामध्ये हा प्रश्न असतो की हेअर ट्रान्सप्लांट जी प्रोसिजर आहे तर ही फक्त सेलिब्रिटीसाठी बनलेली आहे, कारण त्याला खूप पैसे लागतात किंवा खर्च खूप येतो, तर असं पण बऱ्याच लोकांच्या मनात असतं, तर किती याला खर्च लागतो नेमका हे पण सांगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंडिया एज अ कंट्री, भारत एक बहुत फाइनेंशियली सेंसिटिव मार्केट है।
यानी यहाँ पे एवरीथिंग इज कॉस्ट ड्रिवन, कॉस्ट बेस्ड। अभी जो हम देख रहे हैं मैम, एज पर द रीसेंट ट्रेंड्स, डेफिनेटली सेलिब्रिटीज करवाते, सही बात है, क्रिकेटर्स करवाते, ये भी सही बात है, लेकिन इट्स नो लॉन्गर एन एलीट क्लास प्रोसीजर, नो लॉन्गर, डेफिनेटली नो लॉन्गर। आप जाके देखोगे, आपके नेबर्स भी करवा रहे हैं, आप थोड़ा और रिसर्च करोगे, आपको एक इंक्वायरी आएगी फ्रॉम योर ओन वेरी सिटी, ओन इलाका कि ऐसा होता है, करवाना है। करेक्ट। देखिए, हेयर प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत वाइड स्प्रेड हो चुके हैं। सिंस प्रॉब्लम्स वाइड स्प्रेड हो चुके हैं, द नंबर ऑफ पीपल सीकिंग ट्रीटमेंट, जो लोग जो आगे आके ट्रीटमेंट चाहते हैं, वो भी नंबर्स बढ़ गए हैं। एंड आजकल मैम काफी प्रोसीजर्स अफोर्डेबल हो गए, यानी वी ब्रेक इट डाउन फॉर द पेशेंट्स। हम ऐसे हो गए मैम कि सर्जरी तो है, करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट विथ ऑल ड्यू प्रिकॉशंस, बट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोसीजर अभी रहा नहीं मैम। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल वन, लेकिन एग्जैक्ट कॉस्टिंग किस पे डिपेंड करेगी मैम? जब पेशेंट आएगा, नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने लगेंगे, एरिया कितना कवर करना है, ग्राफ्स है क्या उतने उनके, इन सब फॅक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, ही सेलिब्रिटीजनेच करावी असं काही नाहीये, तुम्ही सामान्य लोक सुद्धा ही ट्रीटमेंट घेऊ शकतात. करेक्ट. रोहित शर्माची एक व्हायरल रील बघितली की तो खिडकीच्या बाहेर डोकवतोय आणि त्याच्या डोक्याच्या मधोमध टकलं दिसतंय, टक्कल पडलेलं, त्याची केस नाहीये तिथे. आणि त्याला मी IPL मध्ये दुसऱ्याच दिवशी त्याची मॅच होती आणि IPL मध्ये मी जेव्हा त्याला खेळताना बघितलं तर त्याचे पूर्ण केस म्हणजे घनदाट केस होते त्याच्या डोक्यावर. तर त्याला नेमकं काय म्हणायचं? करेक्ट. इट्स अ वेरी क्यूरियस क्वेश्चन मैं बोलूंगी, क्योंकि आजकल विजुअल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया है कि दे बिलीव व्हाट दे सी। मैम, हेयर वापस लाने के बहुत टेम्पररी तरीके भी होते हैं। कुछ हम बोलते हैं जैसे वेरी पॉपुलर इन अर्लियर टर्म्स विग्स, ठीक है। आजकल हम हेयर पैचेस काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो उस पे कैसे होते हैं मैम, एक आर्टिफिशियल हेयर होता है एंड उसको ग्लू से आपका लगाया जाता है या चिपकाया जाता है, सो एज टू से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आउट ऑफ मेडिकल रिसर्च मैं उसको ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगी। उसका ग्लू जो है मैम, या फिर जो एडहेसिव है जो वो यूज हो रहा है, दैट इज नॉट वेरी वेरी हेल्दी या फिर रिकमेंडेड फॉर योर स्कैल्प हेल्थ। आपके नेचुरल फॉलिकल्स तभी भी उस ग्लू के अंदर या नीचे रहते हैं मैम, ओके। तो जिसको हम डेट्रीमेंटल यानी हानिकारक इफेक्ट बोलते हैं, वो हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई विल नॉट प्रोपोगेट या प्रमोट एनी यूसेज ऑफ टेम्पररी या क्विक मेथड्स मैम। ठीक है, जल्दी तो आ जाएंगे कल या परसों, बट ए, दे आर नॉट योर नेचुरल हेयर, आपके खुद के बाल नहीं है। एंड बी, एनीथिंग विच इज टेम्पररी, एनीथिंग विच इज क्विक मैम, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है एंड आपके खुद के स्कैल्प पे उसके हानिकारक इफेक्ट होते हैं। ओके, म्हणजे ते एक प्रकारचं टेम्पररी सोल्युशन आपण त्याला म्हणू शकतो. हेअर ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर किंवा करण्याच्या आधी जी काही ट्रीटमेंट दिली जाते तर त्यामुळे त्यांच्या सेक्शुअल लाईफवर परिणाम होतोय, तर हे खरं आहे का? Correct. This is a very common, genuine doubt among a lot of especially male patients who come to us. हम जो हेयर प्रेजर्वेशन के लिए यानी बाल के फॉलिकल्स बचाने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें काफी हम टैबलेट्स देते हैं, स्प्रेज देते हैं। फ्यू ऑफ दोज टैबलेट्स जो मैं बोलूंगी कॉम्पोजिशन वाइज, उसका जो है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, वी ऑलवेज वे द प्रोज एंड कॉन्स, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज, इससे कितने फायदे हैं, इससे कितने नुकसान है। हम वैसे मात्रा में यानी डोज रेगुलेशन में ही सब कुछ चलता है, ताकि हमेशा जो है पेशेंट को नुकसान कम हो, फायदा ज्यादा हो। तो कोई भी डिसएडवांटेज या बॉडी पे इफेक्ट तब होता है अगर किसी चीज की मात्रा ज्यादा दी जाए। इसीलिए इसमें डॉक्टर्स बहुत कॉन्शियस रहते हैं और मात्रा जो है वो एक रेगुलेट करके ही देते हैं। तो उसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। योर डॉक्टर विल डेफिनेटली हैव अ one-on-one वर्ड विथ यू। वो आपको सब समझाएंगे, एडवांटेजेस यानी जो फायदे एंड नुकसान, एंड उसके बाद ही वो जो ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे नुकसान कम से कम हो या ना हो। हेअर ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर केस कधी यायला सुरुवात होते? अब जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, मोस्टली आते हैं ऑफ प्री मच्योर हेयर फॉल, यानी कम उम्र में बाल झड़ना।
एक्सपेक्टेशंस इस यही होते हैं, हेड फुल ऑफ हेयर, यानी बाल जल्दी आ जाए। हेयर ट्रांसप्लांट जैसे मैंने बोला, प्रोसीजर करते वक्त भी काफी पेशेंस लगता है, प्रोसीजर के बाद भी उतना ही पेशेंस लगता है। हेयर ग्रोथ मिनिमम टेक्स 4 months। तो एक साइकिल होता है जिसमें सबसे पहले हेयर फॉल, बाल झड़ते हैं, उसके बाद बाल धीरे धीरे वापस आते हैं। द एंटायर प्रोसीजर कुड टेक अबाउट 6 to 10 months। यानी हम एक एवरेज पेशेंट को 10 महीने का टाइम मांगते हैं, लेते हैं, जिसमें दे हैव टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट, हेयर केयर करना जरूरी है, मेडिसिन स्प्रे सब लेते हैं, ताकि जो बाल हेयर ग्रोथ की जर्नी है दैट बिकम्स वेरी स्मूथ। लेकिन हाँ, हेयर साइकिल इज अ वेरी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो पेशेंस की काफी आवश्यकता है। तर मॅडमनी अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर दिलेत। जर तुमच्या मनात काही प्रश्न असतील हेअर ट्रान्सप्लांट बद्दल किंवा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बद्दल, तर मॅडमचा क्लिनिकचा ऍड्रेस आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहोत, तसेच त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर सुद्धा देणार आहोत। तुमच्या मनातील प्रश्न, जर तुम्हाला असं वाटत असेल की एखादा प्रश्न माझ्याकडून राहिलाय विचारायचा, तर तुम्ही डायरेक्टली सुद्धा त्यांना विचारू शकता, त्या तुम्हाला नक्की मदत करतील। तर तुम्हाला आजचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। भेटूया पुन्हा नंतरच्या पॉडकास्टमध्ये। धन्यवाद।